नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने हाल ही के दिनों में दुनिया में चल रहे युद्धों के बारे में तो सुना ही होगा और इन युद्धों से जुड़ी खबरें अक्सर आपको सुनने को मिलती रहती होंगी। अगर आप किसी भी न्यूज़पेपर के हेडलाइन को उठाकर देखोगे तो उसमें आपको इस तरह की हेडलाइन देखने को ज़रूर मिल जाएंगी कि लेबनान के हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किया मिसाइलों से हमला, या हूती रिबल्स ने किया इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला। और आज के समय में चल रहे दुनिया भर के संघर्षों के बीच सभी देश एक दूसरे पर हमला करने के लिए अधिकतर ड्रोन्स और मिसाइलों का ही इस्तेमाल करते हैं। अब ड्रोन्स का तो सभी को पता है कि उनको कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोलर कहीं दूर बैठकर उन्हें रिमोट से कंट्रोल करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक मिसाइल कैसे काम करती है? उसमें ऐसे कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं जो उसे हाई स्पीड पर भी स्टेबल और सटीक बनाए रखते हैं? आज की वीडियो में हम एक मिसाइल के लॉन्च होने से लेकर अपने लक्ष्य को सटीकता से भेजने तक की जर्नी के बारे में जानने वाले हैं और क्यों एक मिसाइल के द्वारा किए गए हमले ज़्यादा सटीक और घातक होते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही आपके हिसाब से दुनिया की सबसे घातक मिसाइल कौन सी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है दुनिया का सबसे पहला बैलिस्टिक मिसाइल या कहें रॉकेट V2, जिसे नाजी जर्मनी ने दूसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल किया था और ये दुनिया की पहली बैलिस्टिक मिसाइल थी। लेकिन विश्व युद्ध खत्म होने के बाद मित्र देशों ने इस टेक्नोलॉजी को और भी ज़्यादा विकसित किया और अपने देशों के मिसाइल प्रोग्राम को दुनिया की सबसे एडवांस मिसाइलों को बनाकर सबसे शक्तिशाली देश बन गए। और मैं आपको इन्हीं मिसाइलों के अंदर क्या होता है उसकी जानकारी आज की वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों, मिसाइलें कई प्रकार की होती है और इनके प्रकार इनकी रेंज और स्पीड पर डिपेंड करते हैं। रेंज के हिसाब से मिसाइलें मेनली 4 प्रकार की होती हैं। पहली ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये ऐसी मिसाइलें होती हैं जिनकी रेंज 5,500 किलोमीटर से भी ज़्यादा की होती है। दूसरी होती है IRBM यानी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इन मिसाइलों की रेंज 3,000 किलोमीटर से 5,500 किलोमीटर तक होती है। इसके बाद तीसरी होती है MRBM यानी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इन मिसाइलों की रेंज 1,000 से 3,000 किलोमीटर तक होती है। और फिर चौथे नंबर पर आती है SRBM यानी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें। इन मिसाइलों की रेंज 480 किलोमीटर से 1,000 किलोमीटर तक होती है। इसके अलावा सबमरीन से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें भी होती हैं जिन्हें SLBM यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। इसके अलावा इन मिसाइलों को इनकी स्पीड के आधार पर भी 3 प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है। पहली टाइप की मिसाइल है सबसोनिक मिसाइल। ऐसी मिसाइलें जिनकी स्पीड ऑफ साउंड से कम होती है, ऐसे मिसाइलों को सबसोनिक मिसाइल्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए US की हार्पून एंटीशिप मिसाइल या भारत की पृथ्वी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। दूसरी टाइप की मिसाइलें हैं सुपरसोनिक मिसाइलें। ऐसी मिसाइलें जिनकी स्पीड ऑफ साउंड यानी 1 मैक से ज़्यादा और 5 मैक से कम होती है, ऐसे मिसाइलों को सुपरसोनिक मिसाइलें कहा जाता है। उदाहरण के लिए रशिया की स्कंदर सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल या भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तीसरी टाइप की मिसाइलें हैं हाइपरसोनिक मिसाइलें यानी ऐसी मिसाइलें जिनकी स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा होने के साथ साथ 5 मैक से भी ज़्यादा होती है। इन मिसाइलों को हाइपरसोनिक मिसाइलें कहा जाता है। उदाहरण के लिए चीन की DF-ZF हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, रशिया की एवेनगॉर्ड मिसाइल और भारत की शौर्य या सागरिका मिसाइलें जिनकी स्पीड 7.5 मैक तक है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर इन मिसाइलों के अंदर क्या क्या होता है। दोस्तों, वैसे तो ये सभी मिसाइलें अपनी रेंज और अपने वॉरहेड के हिसाब से अलग अलग होती हैं, लेकिन उनके अंदर का बेसिक स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। हम मिसाइलों के स्ट्रक्चर को ऊपर से नीचे समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले किसी भी मिसाइल में होता है उसका नोज कोन यानी सबसे ऊपरी भाग, जिसमें हथियार या पेलोड रखा जाता है, इसलिए इसे वॉरहेड सेक्शन भी कहा जाता है। इसके बाद इसी हिस्से में गाइडेंस सिस्टम भी लगा होता है जिसमें हमले वाली जगह के कोऑर्डिनेट्स और लोकेशन सेट की जाती है और इसी गाइडेंस सिस्टम को मिसाइल का नेविगेशन सिस्टम भी कहा जाता है। इसके बाद इसी सेक्शन में लगा होता है फ्यूजिंग मैकेनिज्म यानी वो सिस्टम जो मिसाइल को ये बताता है कि मिसाइल को कब फटना है। ये सिस्टम अपने टारगेट के पास जाते ही एक्टिवेट हो जाता है और अपने टारगेट को नष्ट कर देता है।
इसके बाद मिसाइल का अगला पार्ट होता है फ्यूल टैंक। अब जैसा कि आपको इसके नाम से ही समझ में आ गया होगा कि इस मिसाइल के कंपार्टमेंट में फ्यूल भरा होता है। अब किसी मिसाइल में फ्यूल के लिए फ्यूल चैम्बर में भी 2 कंपार्टमेंट बने होते हैं, जिसमें से एक में फ्यूल यानी प्रोपेलेंट और दूसरे में ऑक्सीडाइजर होता है, जिसे एक फिक्स रेशियो में मिलाकर बंद करने से मिसाइल को आगे बढ़कर अपने टारगेट को हिट करने की ताकत मिलती है। अब इस प्रोपेलेंट और ऑक्सीडाइजर के कॉम्बिनेशन को एक पाइप के जरिए मिसाइल के नीचे तक लेकर जाया जाता है, जहां पर लगा रॉकेट मोटर इस फ्यूल को सही डायरेक्शन में बंद करके मिसाइल को आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी थ्रस्ट यानी ताकत प्रदान करता है। अब एक मिसाइल में कई तरह के फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और हाइब्रिड तीनों तरह के फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद अगले कंपार्टमेंट में लगा होता है रॉकेट मोटर, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक रॉकेट मोटर का काम होता है मिसाइल को थ्रस्ट देकर आगे बढ़ाना। एक मिसाइल की रेंज क्या होगी, वो कितनी ऊंचाई तक जा सकेगी, ये सभी कुछ रॉकेट मोटर फ्यूल के हिसाब से ही डिसाइड होता है। रॉकेट मोटर बर्न हो रहे प्रोपेलेंट से निकलने वाली गैसेस के प्रेशर को कई गुना तक बढ़ा देता है, जिससे मिसाइल को कम फ्यूल में ज़्यादा पावर मिलती है। अब हर किसी मिसाइल में ये रॉकेट मोटर भी उसके फ्यूल के हिसाब से ही लगी होती है। जैसे सॉलिड फ्यूल से चलने वाली मिसाइल में सॉलिड रॉकेट मोटर लगा होता है, और वहीं लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइल में लिक्विड फ्यूल मोटर लगा होता है। इसके बाद मिसाइल का अगला चैम्बर होता है मिसाइल का कंट्रोल सेक्शन। इस चैम्बर में मिसाइल का गाइडेंस सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम लगा होता है, जो उस मिसाइल को सही दिशा और दशा देता है। मिसाइल के इस चैम्बर को ही मिसाइल का दिमाग कहा जा सकता है, यानी कि इसी चैम्बर में मिसाइल में लगने वाला मेन कंप्यूटर लगा होता है, जिसकी मदद से हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी बिल्कुल सटीकता से हमला किया जा सकता है। अब लगभग सभी देश अपनी मिसाइलों में अलग अलग नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट, जीपीएस या टेलकॉम। भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली ज़्यादातर मिसाइलों में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस या भारत का खुद का बनाया हुआ नाविक नेविगेशन सिस्टम लगा होता है। इसके बाद एक मिसाइल में नीचे और बीच में स्टेबलाइजर फिन्स भी लगे होते हैं, जिनका काम मिसाइल को बीच हवा में स्टेबल बनाए रखते हुए उसके प्री डिफाइंड पाथ पर बनाए रखना होता है। इसके बाद एक मिसाइल में नीचे की ओर एक सिस्टम भी लगा होता है, जिसे थ्रस्ट वेक्टरिंग सिस्टम कहा जाता है, जिसका काम मिसाइल के एग्जॉस्ट नोजल को एडजस्ट करना होता है, जो मिसाइल को दाएं बाएं घुमाने का काम करता है, ताकि अगर मिसाइल अपने रास्ते से भटक जाए तो उसकी ट्रैजेक्टरी को फिर से सही किया जा सके। अब अगर बात करें कि एक मिसाइल के स्टार्ट होने से अपने टारगेट को हिट करने का काम कैसे होता है, तो दोस्तों एक बैलिस्टिक मिसाइल की उड़ान के 4 फेज होते हैं, और इन्हीं 4 फेज को पूरा करने के लिए अभी तक बताए हुए सभी सिस्टम का सही से काम करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक भी सिस्टम में ज़रा से भी गलती हो जाती है तो पूरा मिसाइल बेकार हो जाएगा। किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल के शुरू होने पर सबसे पहला फेज होता है बूस्ट फेज, जिसमें कोई भी मिसाइल अपनी उड़ान भरती है और तय की गई ऊंचाई और गति को हासिल करती है। इसके बाद आता है पोस्ट बूस्ट फेज। इस फेज में मिसाइल वायुमंडल से बाहर या उसके नज़दीक पहुंच चुकी होती है, जिसके बाद मिसाइल हवा में तैरते हुए अपने बूस्टर की मदद से अपने ट्रैजेक्टरी को सही करते हुए डिकॉय को तैनात करती है। इसके बाद आता है री एंट्री फेज। इस फेज में वॉरहेड यानी हथियार अब वापस वायुमंडल में दोबारा से एंट्री करता है और उसमें लगे ऑनबोर्ड सिस्टम की मदद से अपने टारगेट की तरफ गाइड होता हुआ उसके पास पहुंच जाता है। और चौथा फेज होता है इम्पैक्ट यानी टक्कर। अब इस फेज में मिसाइल सीधे अपने टारगेट के ऊपर गिरती है और उसे नष्ट कर देती है। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो, एक मिसाइल कैसे काम करती है और इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट लगे होते हैं, साथ ही एक मिसाइल के स्टार्ट होने से अपने टारगेट को हिट करने तक के सभी फेज। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप किन किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना पसंद करते हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सुखोई 30 MKI को इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन क्यों कहा जाता है, तो अपनी स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।